10 बंदे जो कि इसको समिट करते थे, जो उसकी चोटी पे पहुंच जाते थे, उनमें से 3 वापस नहीं आते। काफ़ी नीचे कोई कैंप 2 के पास कोई बंदा जो है वो वैसे ऐसे करके बैठा हुआ था और वो फ्रीज़ हुआ हुआ था। K2 वो वाहिद पहाड़ था जो विंटर में नहीं सर हुआ। मैं अभी नागा पर्वत गया हुआ था जून में। तो नागा पर्वत के कैंप 3 से मैं बच के आया। तूफ़ान था जिसमें वो फंस गए और निकल ही नहीं सके, वहीं जम गए, रस्सी पे लटके। उसके बूट और कुछ बकाया जाए तो उन्होंने रखे हुए कि जी ये बचा था ए लबिया था। तो मैं शौका शौकी देखने आगे हुआ तो पता लगा बूट के अंदर हड्डी मौजूद थी उसकी। तो समिट करने के बाद आप कितने थक गए होंगे कि आप लटके लटके सो गए और आप फिर उठे ही। बियॉन्ड 8000 चूँकि ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है मकदार उसकी हवा में कि बॉडी के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। वो क्लाइंबर्स जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है, यूरोपियन क्लाइंबर्स, आप उनसे करके ना आओ ना मेरे पास बालतोरो चलें, K2 दिखाएं, कहते मैं पागल हूँ। मैं जब आखिरी रिज पे निकला हूँ, मुझे समिट नज़र आ रही है, 300 मीटर रह गई थी, इतनी तेज़ हवा चली, अभी ये 6000 मीटर भी नहीं है, इतनी तेज़ हवा चली कि मेरे फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो गई कि मेरा एक पैर का अंगूठा काला हो गया, मेरा नाखून उतरा, 9-10 महीने लगे उसको ठीक होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टी टॉक्स में खुश आमदीद। और आज का पॉडकास्ट ज़रा डिफरेंट होगा। बेसिकली ये हमारे स्टाइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अली सतपारा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी तरह के कोपमा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इनका तल्लुक पंजाब से है। तो प्लीज़ वेलकम साद मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। अल्लाह का शुक्र है, बात ज़बरदस्त। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दें, कि मैं ठीक से करवा नहीं सका। तो साद भाई बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। आई एम नोन एज द देसी माउंटेनियर ऑन सोशल मीडिया, और पाकिस्तान के कोपेमाओं में तकरीबन वन ऑफ द मोस्ट नोन माउंटेनियर बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस। और आई डन स्पांतिक, जो कि एक 7000 मीटर की कराकोरम की चोटी है, और 2006 से मैं क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, 1996 से मैं ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो और ट्रैवलिंग उससे भी पहले से। सो दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो टू से। और कंटेंट क्रिएशन भी की है, कुछ चैनल्स के लिए भी काम किया है, टॉक्स एंड ट्रेनिंग्स भी मैं मेरा अबूर है। सो अ लॉट गोइंग ऑन। मतलब आप पूरा पैकेज हैं कहा जाए तो, इन शॉर्ट तो। अच्छा, अब ये बताएं साद भाई के आइडिया कैसे आया? पहाड़ों से प्यार था कि क्या सोच के आपने कहा कि यार मैं क्लाइंबर बन सकता हूँ? अच्छा, सो ऐसा है कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि जिनको ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था। अच्छा मेरे अच्छा। वाल साहब को जो है बहुत शौक़ था नई जगह दरियाफ़्त करने का। सो मैं भी 10 साल का भी नहीं था जब मैंने खुजराब पास देख लिया हुआ था। मैंने नारायण का गान, हुंजा, मरी ऐसे था जैसे दूध दही लेने जाते हैं। मतलब मतलब मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, मेरा बचपन इस्लामाबाद में गुजरा है, तो बिल्कुल ऐसे ही था कि मरी जो है ना, आज मौसम अच्छा, चलो जी स्कूल से छुट्टी कराओ, चलो जी कोई काम तो चले मरी चले। सो बिफोर द एज ऑफ 10 I'd seen a bit of Europe, I'd been to the US, एक आधा उम्रा भी बीच में कर लिया हुआ था। तो या सो इतना वेल ट्रैवल्ड जो बंदा हो इतनी छोटी सी एज में, उसके आप कह लें उसकी जीन में क्या, उसकी निकरों में भी यही सब कुछ ही होता है। ऐसे ही है। सो बचपन में मुझे अभी भी याद है, खुजराब जाते हुए पहाड़ देखते थे, तो बर्फ़ वाला पहाड़ देखना तो बेसाख्ता जो है ना वो खुशी का नारा निकलना। और तो आप उस प्रोग्रेशन को ऐसे ही देखें कि आपने कहा कि अच्छा ठीक है, बचपन में आपने एक गोरे को साइकिल चलाते हुए ख्वार होते हुए देखा कि वो जा रहा है कराकोरम हाईवे पे, हाँ तो आप बड़े होकर सोचते हैं कि यार अच्छा मैं अब क्या करूं। तो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल हाँ, जर्नी। उमूमन ये चीज़ देखी जाती है कि जब हम भी कभी जाए ना आउट ऑफ सिटीज़, तो मतलब वो पहाड़ों पे ऐसे साइकिल चला रहे होते हैं, उन्होंने वो कैप शेप पहनी होती है अजीब सी बिल्कुल किस्म की साइकिलिंग वाली, और वो लगे होते हैं और वो लगा तो वाओ अक्सर यार नजर क्या आते हैं। पर्सनैलिटी जा रही है। हाँ, मतलब वो बेचारे ख्वार हो रहे होते हैं, लेकिन वाकई ये काम है, हाँ फैसिनेशन हाँ, होती है ऐसी है देख के। डेफिनेटली। तो आई वॉज वेरी एथलेटिक फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मतलब मैं क्रिकेट बहुत खेली है, क्लब क्रिकेट खेली। मैं अच्छा। छठी जमात में था जब मैं प्रॉपर क्लब क्रिकेट खेलता था। माशाल्लाह। स्क्वॉश मैंने बहुत खेली हुई है, हर रैकेट स्पोर्ट। आजकल अब मैं इस एज में आके तो अब मैं पैडल खेल रहा हूँ। ये भी अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त गेम है, बहुत मज़ेदार गेम है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्क्वॉश एंड बैडमिंटन एंड टेनिस। तो सो एथलेटिक में था, एंड मुझे ये रियलाइज़ हो गया
डाउन द रोड के, बल्कि बड़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो मैं नहीं खेलने लगा। अच्छा तो मैंने कहा कि फिर ऐसा क्या करें, तो स्क्वाश में किस्मत आजमाई, उसमें भी आइडिया हो गया कि नहीं उस लेवल की जो फिटनेस तो नहीं मैं कहूँगा बट उस लेवल की कमिटमेंट नहीं थी। तो फिर माउंटेनियरिंग एक ऐसी फील्ड थी जो निकल आई, या जो मेरे सामने मैं पाकिस्तान के लिए क्लाइंबिंग करूंगा। हाँ, क्योंकि उसमें कंपटीशन कोई नहीं था। हाँ, जबरदस्त। तो सो आई गॉट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट टाइम्स एज वेल, और बड़ा मजा। अच्छा साद भाई ये बताएं, नॉर्मली इस फील्ड को पहाड़ी लोग चूज करते हैं, या आपने देखा हुंजा के बल्तिस्तान के लोग ज्यादातर माउंटेनर की तरफ जाते हैं, तो पंजाब लाहौर में रह के ये शौक किस तरफ आ गया? देखा मैंने ऐसे ही अपना नाम देसी माउंटेनियर तो नहीं रखा, देसी में पहले। बढ़िया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है कि लोग वो ज़्यादातर इस फील्ड में कामयाब होते हैं जो पहाड़ों के पास रहते हैं। रहायशी वहाँ मेरे लिए बड़ा ग्रेजुअल प्रोग्रेशन था। देखिए मैं 1996 में स्कूल में पढ़ता था, तो वाले साहब ने मेंबरशिप लेके दे दी एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान की। बड़ा अच्छा इदारा है, अब भी है, और वो यूथ पे काम करते हैं कि उनको कैंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें, हत्ता कि एक टाइम पे बलूनिंग और पैराग्लाइडिंग भी कराते थे वो। तो उनके साथ मैंने 96 में पहली दफ़ा स्की कोर्स किया, स्कीइंग की उनके साथ, और फिर उनके साथ ट्रैकिंग की, फिर बड़ी जल्दी ही सेल्फ ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो कुछ 7-8-9 साल मैं बेस कैंप्स, हाई पासेस, लेक्स ये करता रहा। मतलब मैंने नांगा पर्वत के 3-4 बेस कैंप्स देखे, मैंने K2 बेस कैंप देख लिया 2004 में, मैंने राकापोशी बेस कैंप 2003 में कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब ये काफ़ी कुछ कर लिया है, तो अब क्या। तो 2006 में मैं पहली दफ़ा एक चोटी सर करने गया, और इट वाज एन एक्सपीडिशन टू शिमशाल। शिमशाल गांव आपको मैं ऐसे समझाऊं कि शायद आपने समीना बेग का नाम सुना हो। हाँ, पहली पाकिस्तानी खातून थी जिसने एवरेस्ट सर की थी। तो ये उसका गांव है। तो वो 3000 मीटर पे गांव है, और वो भी बड़ा एक वाक़या है कि वहाँ कैसे पहुँचे, क्या हुआ। बट मेरी पहली माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जो है शिमशाल की थी, बड़ी एपिक फेलियर किस्म की एक्सपीडिशन थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर वहाँ से वहीं पे ही मैंने अपनी पहली चोटी भी सर की 2008 में, और करते करते 2012 में स्पांतिक सर की, जो कि 7000 मीटर की चोटी है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, अब एक एक्सपीरियंस हासिल हो गया है, और 7000 मैंने चढ़ लिए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया 8000 मीटर की चोटियों के बारे में। दुनिया में 14 हैं, पाकिस्तान में 5 हैं। तो पाकिस्तान में जो 5 हैं उनमें से 4 तो मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ। अच्छा एक रह गई है। एक रह गई अटैम्प्ट होगी। अच्छा ज़बरदस्त, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि पहाड़ जो होते हैं ना बड़ा खौफनाक होते हैं, बड़ा डर सा भी लगता है उनसे, ठीक है। तो जब आप वो चोटी सर कर रहे थे पहली, तो क्या फीलिंग थी, कैसे वो सारा सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं ना हमें। अच्छा 2006 में जब मैं शिमशाल गया, तो उस पहाड़ का नाम है मिंगलीक सर। ये सबसे मशहूर चोटी है शिमशाल की। जिसको भी आप देखें, मतलब ये कुछ शिमशालियों का चक्कर है, वैसे वो लोगों को बरगला के ले जाते हैं इन पहाड़ों को। तो जिसको भी आप देखें, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से उठ के जाएगा, वो मिंगलीक करके आएगा। मेरी उस पहाड़ पे 3 अटैम्प्ट्स हैं। उससे ऊंचे पहाड़ में सर कर चुका हूँ, मेरे से मिंगलीक आज तक सर नहीं हुई। अच्छा हाँ, बस वो है क्या, वो बुलंदी कितनी है? 6050 मीटर है, हाइट भी कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन कभी कभी कोई ना कोई रोला होता है। कभी मैं सर्दियों में चला गया, कभी मैं अर्ली सीज़न चला गया। वाहिद टाइम जब मैं प्रॉपर सीज़न में गया, तो वो मेरी पहली एक्सपीडिशन थी, और मुझे कख नहीं था पता कि ट्रैकिंग से माउंटेनियरिंग का ट्रांजिशन कैसा होगा। सो वहाँ चले गए, थोड़ा वक्त कम था, और यू शुड नेवर रश इन द माउंटेन्स। लेकिन हमने सारी गलतियाँ की जो नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। और हम उस पहाड़ की बेस पे पहुंच गए, ताकि मैं 5500 मीटर तक वो पहाड़ चढ़ भी गया। अच्छा। लेकिन वहाँ जाके मुझे आइडिया हुआ कि अगर मैंने एक कदम भी और आगे रखा तो शायद मैं वापस ना जाऊँ। तो फिर मैं गिरता पड़ता वापस बेस कैंप आया। उसके बाद माउंटेन सिकनेस की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। थोड़ा हम एडवांस और थोड़ा तेज़ जा रहे हैं इस डिस्कशन में, लेकिन कोई नहीं, पीपल विल कैच अप। सो पहाड़ों में अगर आप बहुत तेज़ी से एल्टीट्यूड गेन करें, तो वहाँ आपको सांस के मसले हो सकते हैं, आपका केमिकल बैलेंस आउट हो जाता है, जिससे आपको हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं। मतलब आपको वो जो है ना, जिन परियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा बढ़िया, अच्छे लोगों को जिन परियां नजर आते हैं, हमें और चीज़ें नजर आना शुरू होगी। मतलब ये कोई वो एक डिजीज टाइप हो जाती है? सो सिकनेस, हाँ ये है। इसमें आप ऐसे समझ लें, चूँकि दिमाग को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, तो आपके ख्यालात जो हैं वो बड़े बहके शुरू हो जाते हैं। आप
बगैर कुछ पिए ही बहक जाते हैं, मतलब सेंसेस में नहीं रहते आप। नहीं रहते। अच्छा साथ भी हमने नॉर्मली देखा है कि जब आप इस तरह के लोग ये जो करते हैं समिट वगैरह ये, तो उनको पहले क्लाइमेट से वो सारा एक अपने आप को करना पड़ता है, यानी कि आप जाके वापस आते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको उसके साथ। तो ये वाकई इस वजह से सारा ये सिकनेस वगैरह का इशू ऐसे ही। सो मैं यही कह रहा था कि बहुत तेज़ी से हम गए, एक्लामेटाइज हमने बिल्कुल नहीं किया। जब आप लेट से K2 चढ़ने जाते हैं, हम कहते हैं जी K2 चढ़ने के लिए 30 35 40 दिन चाहिए। इतने दिन क्यों चाहिए? बेस कैंप तो आप 6-7वें दिन पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। तो आप अच्छा साथ में मुझे ये बताएं कि जब 5000 की बुलंदी पे पहुंच के हाँ। उस टाइम आपको क्या नजर, कैसी फीलिंग क्या आने लग गई थी? वाइब्स हाँ, पहला वो पहाड़ थोड़ा आपने सा- पूछा था। हाँ जी। अच्छा, सो पहाड़ जो है ना मिंगलिक सर, वो नज़र आना शुरू हो जाता है तकरीबन 4000 मीटर से। अच्छा। अभी आप रास्ते में ही होते हैं। हाँ हाँ। तो उसने मुझे कहा जी मिंगलिक सर है, ट्रैकिंग पीक है, साथ भाई आप चढ़ जाओगे। मैं कहा जी बड़ी अच्छी बात है, चढ़ जाएंगे। तो जब हम हाफ वे पहुंचे, कोई तीसरे दिन हम 4000 मीटर हमने क्रॉस किया, तो उसने कहा साथ भाई वो दूर देख रहे हो? मैंने कहा जी वो एक वो डोम सा नज़र आ रहा था, बर्फ़ उस पर बेताशा पड़ी हुई थी। कहते ये पहाड़ हम चढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह ये मुझे कहाँ ले गए। तो वो उस पहाड़ की, हर पहाड़ की अपनी एक हैबत है, और जबकि मिंगलिक सर बड़ा मासूम सा पहाड़ है, लेकिन दूर से वो भी जो है उसकी भी एक वो खौफनाक लग रहा था कि यार। इवन K2 के जो है ना, उसमें मैंने देखा है कि K2 जब आप कंकोडिया से देखते हैं, आपको 5 से 6 दिन लगते हैं कंकोडिया पहुंचने के लिए। अच्छा। उससे पहले आप K2 नज़र नहीं आता आपको। अच्छा। तो आप जब पहुंचते हैं वहाँ, आपको K2 नज़र आना शुरू होता है। आप कहते हैं अल्लाह अकबर, ये कौन चढ़ेगा? ये तो चढ़ने वाला पहाड़ ही नहीं है। ये तो कहते हैं नेड़े आ ही ना। ओह। लेकिन जब खौफनाक पहाड़ है। हैबतनाक, और जब आप उसके पास पहुंचते किट हैं, को वो बर्फ का कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है ना, उधर बहुत ज्यादा उनसे हैं। कोपे माओ का कब्रिस्तान कह सकते हैं आपको। मतलब अभी तो कुछ स्टैट्स बेहतर हो गए, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक जब आप गिनते थे तो हर 10 बंदे जो कि इसको समिट करते थे, जो इसकी चोटी पे पहुंच जाते थे, उनमें से 3 वापस नहीं आते थे। अब कुछ स्टैट्स बेहतर हैं, बट स्टिल दिस वाज क्वाइट मतलब ड्रास्टिक K2 के stats हैं। हाँ, ये K2 के स्टैट्स हैं। अच्छा। इस पे बंदे कम फौत हुए, लेकिन वो इस वजह से कि एवरेस्ट पे एक्सपेडिशन ज़्यादा जाती हैं, बट अगर उतनी ही एक्सपेडिशन यहाँ आती तो शायद ये मतलब उससे ज़्यादा ही हाँ, मतलब इसको डेडलीस्ट माउंटेन आप कह देते। मतलब आप देखें, नागा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं, K2 का नाम है सैवेज माउंटेन। ये आपको कच्चा खा जाएगा, मतलब ये ऐसा पहाड़ है। बढ़िया। सो आप खैर कमिंग बैक टू वेयर यू वर, हम असल में बहुत डिट्रैक्ट हो जाते हैं, बट एनीवे लेट्स गो बैक। पहला पहाड़ था मिंगलिक सर था। सो बिल्कुल इसी तरह K2 की तरह व्हेन यू गेट क्लोज टू द माउंटेन, आप उसकी बेस पे पहुंच जाए ना, तो उसमें आपको रूट नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ से भी चढ़ा जा सकता है, अच्छा ये वाली रिज भी मैं ले लूँगा तो शायद कुछ बात बन जाए। पहाड़ के करीब जाना ज़रूरी है। जस्ट लाइक बड़ी क्लीशेड बात होती है कि जी कि वो आप जो है ना, यू हैव टू कॉन्कर योर फियर्स। वो कॉन्कर ऐसे ही होते हैं कि आप उनको फेस करते हैं, ठीक है। तो ये लिटरली आप फेस कर रहे होते हैं पहाड़ को। और मेरे तो बल्कि कुछ जानने वाले हैं, मेरे कुछ उस्ताद हैं जो कहते हैं कि जी पहाड़ ज़्यादा देगा तो आप चढ़ेंगे, वो इस हद तक चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो इस हद तक चले जाते हैं। बट यस, सो आई एम वन ऑफ दोज लकी फ्यू पीपल जिसने कई दफ़ा K2 देखा, और बड़े साफ़ मौसम में भी देखा और बड़े गंभीर मौसम में भी देखा। और जो लोग सिर्फ ट्रैक करके K2 बेस कैंप जाते हैं, उनको तो कई कई दिन नज़र ही नहीं आता। बेचारे जाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कहीं से इधर से उधर से नज़र आ गया। नागा पर्वत का भी यही हिसाब किताब है। सो यू हैव टू बी इधर वेरी लकी और वेरी परसिस्टेंट, कि आप बार बार जाएं और आप टाइम लेके जाएं और आप बैठें और आप देखते रहें, जिस तरह किस्मत से ही नजर आए। मतलब वो महबूब के दीदार वाला चल रहा है। अच्छा साथ में फिर आपको उन्होंने कहा जी वो हमें सर करना है। हाँ, सो मैंने कहा यार ये मैं किधर आ गया और मैं क्यों आ गया। खैर हम पहुंच गए, उसकी बेस पे भी पहुंच गए। बहुत खूबसूरत जगह थी। अच्छा, अब ये सिर्फ शमशाली नहीं है, और भी नॉर्थ के जो लोग हैं ना, उनका एक ये खासा है कि वो कहते हैं जी वहाँ मैदान है। अब शमशाल पास पे फिर वाकई कोई मैदान है, लेकिन वो सीधा कुछ भी नहीं होता। हम यहाँ मैदान कहते हैं, हमारा ख्याल होता है क्रिकेट खेल रहे होंगे। वहाँ तो मतलब आप खड़े होते हैं तो वो जो है ना, उसकी स्लेब कम से कम स्लोप जो है ना वो 15 डिग्री की है। मतलब एक साइड पे नाला बह रहा है, क्रिकेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप और आप कहते हो जी मैदान है जी, घास होगी, गावां मझां चल रही होंगी, तो पता नहीं की हो रहा होगा। घास है और दूर से वो ग्रीन ग्रीन नज़र भी आ रही होती है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं ना तो वो पता लगता है टावा टावा लगी। तो वो मतलब हाँ, दूर से बड़ा वो ग्रीन लग रहा होगा। ऊपर पहुंचेंगे आप कहोगे यार अभी आएगा, अभी आएगा, अभी मेडो आएगा, अभी प्रॉपर आएगा। हाँ, फूल होते हैं वहाँ और पानी वाफर है और खूबसूरत जगह है, लेकिन वो नहीं कि आप कहीं मैं लंबाई पे आ जाए थे, वो वाला कोई सीन नहीं।
खैर वहाँ पहुँच गया, मेरी तबीयत बड़ी आवाज़ार हुई भी थी, मैं चूँकि बड़ा तेज़ आ रहा था, ऊपर से मैंने याक की लस्सी पी ली, वो बाकी सिस्टम भी बंद हो गया, उनमें चक्कर भी आन। मैं कह जी अच्छा चलो ठीक है, अब आए तो हैं, चढ़ना तो है। तो उसी तरह ज़ोर ज़ोर लगा के 5-5.5 हज़ार मीटर तक पहुँच गए। वहाँ जाके जो मैंने आपको बताया कि मुझे ये जो है ना, परियां नजर नहीं आने लगी। नहीं रियलाइजेशन हुई परियां बाद में आई, परियां आई नहीं, बल्कि रियलाइजेशन ये हुई कि भाई ये अगर मैं और थोड़ा सा गया तो फिर पता नहीं वापस काम जाऊँगा। खराब हो तो मैं वापस आ गया नीचे, अपने कैंप भी मैंने लगाया हुआ था कोई 4700 मीटर पे। वहाँ आके मैं तपती धूप में, अच्छा आप हैरान होंगे कि 4700 मीटर है, इतनी एल्टीट्यूड है, ठंड होनी चाहिए, लेकिन वहाँ यूवी रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा होती है, आप सूरज के लिटरली करीब हो जाते हैं, मतलब आपको टिका के गर्मी लग रही होती है, और रातें उतनी ठंडी होती हैं। और मैंने देखा नॉर्मली लोगों की स्किन बर्न हो जाती है वहाँ हो जाती है। मैं जब स्पांतिक पे गया हूँ, मैं कैंप 1 और कैंप 2 के बीच में एक पत्थर पे सो गया, ऐनक मैंने पहनी हुई थी, आंखें मेरी बच गई, लेकिन मेरा सारा मुंह सड़ गया। तो वो 2 महीने लग गए थे उसको ठीक होते होते। सनबर्न तो होता है और बड़ा शदीद होता है, और अगर आप उसकी सही केयर ना करें तो वो स्किन कैंसर हो सकता है आपको, इतनी शदीद होती है। डेफिनेटली जब हाइट पे जा रहे हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही। सो मैं वापस आया, अपने टेंट में आया, और टेंट में आके बजाय कि मुझे कुछ अच्छा ख्याल आए, मुझे एक ही मेरी ना जेहन में सोच घूमी जा रही है कि ये लोग ठीक नहीं हैं, ये मुझे गलत रास्ते से लेके आए हैं, और जो है ना असल रास्ता जो है वो दूसरी तरफ से आता था, वहाँ से तो 4x4 गाड़ी आती है। अच्छा, इनके बाप दादा ने ये रास्ता बनाया था, ये इसलिए तुम्हें यहाँ से लेके आए हैं। मतलब ये कोई ख्यालात नहीं जो आने चाहिए, लेकिन ये आ रहे हैं। आ रहे हैं। और उसका इंतहा ये थी कि मुझे ये रह रह के ख्याल आ रहा था कि तुम टेंट में लेटे हुए हो, तुम जिप खोलो टेंट की, बाहर लाल रंग की 96 मॉडल टोयोटा हाइलक्स खड़ी है और वो रुम 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 कर रही है अपने जोबन में अच्छा। हाँ, तुम जिप खोलोगे, उसमें बैठोगे और ठक करके वापस पहुंच जाओगे हुंजा। ये तो तुम टेंशन ले क्यों रहे हो? और ये कम से कम 3 घंटे ये कशमकश रही कि तुम टेंट की जिप खोलोगे कि नहीं खोलोगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टेंट की जिप नहीं खोली, कि वाकई मुझे गाड़ी बाहर नज़र आ जाती तो मैं तो लुढ़क गया था। और मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मैं 6 दिन पैदल चल के आया हूँ, कोई सड़क नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक सब वहाँ उसका नजर concept आती ही थी। नहीं और है। आप तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनको परियां नजर आती हैं मुझे अच्छा, तो परियों में मेरा हाइलक्स नजर परियों आई में ना है। एक बात ये भी है कि जो 7 परियां गई होती है ना, उनकी भी उधर जाने तक मूछें निकल आई होती है। ऐसे रेडी में। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अली सदपारा, हम्म। इनसे कभी मुलाकात हुई हो, कोई इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। 2021 में ये केटू सर कर रहे थे, और एक इससे पहले ये 3-4 बार अपने केटू को सर कर चुके थे, लेकिन फिर भी उससे वापस नहीं आ पाए, मतलब 2021 के बाद। क्या सीन है, क्या हुआ होगा, क्या मतलब ये सारी स्टोरी? मतलब आई एम लकी कि मैं उनसे मिला हुआ हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी उनकी, एंड मैं उनको ना ज़रा एक फ़र्क लेंस से देखता हूँ कि बहुत सारे कोपे माँ जो हमारे नॉर्थ से हैं, उनकी जर्नी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से होती है, कि वो कोई किचन हेल्प के तौर पे, या कोई एज अ पोटर स्टार्ट होता है, या वो कोई एज अ कुक स्टार्ट होता है एक्सपीडिशन में, या वो किसी फौजी एक्सपीडिशन के सियाचिन में लोड ढो ढो के जो है वो घर का खर्चा चला रहे होते हैं। इनकी भी ऐसी ही स्टोरी है, और फिर उनको इवेंचुअली जो है ना कोई सामान मिल जाता है, कोई मौका मिल जाता है, तो वो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर बन जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पोर्टर और नॉर्मल पोर्टर में फ़र्क ये है कि नॉर्मल पोर्टर बेस कैंप तक जाएगा, हाई पोर्टर आपको पहाड़ पे ऊपर कैंप 3 कैंप 4 तक और ये सामान अली छोड़ के सदपारा आएगा। हाई पोर्टर। ये हाई पोर्टर बन गए, अच्छा। अपनी मेहनत से बन गए। सतपारा में रहते थे, लेकिन इनकी स्पेशलिटी नागा पर्वत थी। इन्होंने ऑटम में भी सर की हुई है, विंटर में भी सर की हुई है, और समर में तो की ही हुई है। एंड देन अगेन इनका इम्तियाज़ ये है कि हाई पोर्टर यूजुअली आप उसको तयशुदा रकम देते हैं कि जी तुम मेरे साथ जाओगे, मेरा सामान ढो के पहाड़ के ऊपर लेके जाओगे। एक सडन अमाउंट जो भी आपकी हाँ, वो सबमिट करे ना करे, वो उस आपकी स्वाबदीद भी है और उसकी मर्जी भी है, सबमिट करना उसके लिए कोई लाजम नहीं होता। अली सदपारा बिकेम अ माउंटेनियर जब उन्होंने डिसाइड किया, और नागा पर्वत इनका एक क्लाइंट था, वो चला गया, आपको पैसों का भी मामला हुआ, लेकिन वो एक और टीम ने इनको ऑफ़र किया, और ये उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट नागा पर्वत चढ़ गए। अब दैट डिसीजन मेड हिम अ माउंटेनियर। मतलब माउंटेनियर वो है जो खर्चा करके जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर है जिसको चढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। ऐसी है। ठीक है, तो ही वॉज टोटली अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम आई थिंक द रेस्ट ऑफ जो उनके मतलब सतपारा में भी जो लोग रहते हैं, उन सबसे एक फ़र्क आदमी थे, और आप मिलते थे, उनका एक कॉन्फिडेंस था।
एंड इवन बाद में भी जब इनकी सर्विसेज इंगेज की जाती थी तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। तो K2 पे अब डिलेमा ये है कि मेरी इनसे 2-3 मुलाकातें हुई और जब ये विंटर K2 प्लान कर रहे थे तो तब उससे पहले भी मेरी एक इवेंट था कैनेडियन एम्बेसी में, वहाँ पे मैं भी मौजूद था, तो ये वहाँ पे थे एंड ही वाज स्टिल लुकिंग फॉर ब्रांड पार्टनर्स, स्टिल स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे। इतना अकम्पलिश्ड क्लाइंबर एंड ही वाज स्ट्रगलिंग कि कोई हाथ पकड़ाए, कोई ब्रांड साथ आए। अब बड़ी रिस्की स्पोर्ट है, आप जितने मर्जी स्किल्ड हो, जितने मर्जी एक्सपीरियंसड हो, K2 इन विंटर हुआ ही नहीं था उससे पहले, मतलब अटैम्प्ट्स बहुत थी। K2 वो वाहिद पहाड़ था जो विंटर में नहीं सर नहीं हुआ और ऐसा ज़बरदस्त काम करने जा रहे थे। तो फिर अब खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, एक क्लाइंट ही था जिसके साथ ये एज ए गाइड, एज एन HAP गए थे ऑन K2 इन विंटर्स। ये 2021 की बात बता रहे हैं? मतलब 2021 फरवरी की बात है। हाँ जी, तो जब ये वापस नहीं आता। हाँ, कोरोना के फ़ौरन बाद, मतलब उससे पहले और बहुत सारे पहाड़ चढ़ चुके हुए थे, सब कुछ था। सो ये जॉन स्नोरी के साथ क्लाइंब कर रहे थे। तो आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इनकी डिसीजन मेकिंग जो है, मतलब ये सारा खुद नहीं थे कर रहे, वो एज अ टीम या क्लाइंट जो है वो डिसाइड कर रहा होता है कि जी हमने अभी चढ़ना है नहीं चढ़ना। मेरे नाकस पॉइंट ऑफ व्यू में एक जो विंडो थी क्लाइंबिंग की वो गुजर गई थी। उस विंडो में नेपालियों ने सर कर ली, वो फर्स्ट बन गए जिन्होंने जाके विंटर में सर कर ली। वो विंडो आइडियल थी। अब उस विंडो में ये क्यों नहीं गए, अल्लाह जाने क्या वजह। क्लाइंट का डिसीजन होता ही क्लाइंट का, जब आप इस तरह साथ गए हो। जब ये दूसरी दफ़ा निकले तो तब विंडो छोटी थी और मैं फॉलो कर रहा था क्योंकि ये मतलब ज़ाहिर है दिस वाज हिस्टोरिक इवेंट, बल्कि एक चैनल को मैंने पिच भी किया कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कवर्ड, आप इसका अरेंज करें। आई कैन बी देयर इन द विंटर। मैं बेस कैंप पे या कैंप 1 पे बैठ के इसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ आपके चैनल के लिए, लेकिन नहीं, वो लोगों का यहाँ विजन नहीं होता। बट एनीवे, तो मतलब आप ये देखें ना कि इतनी सर्दी में इसको कवर करने वाले भी कम लोग ही। अच्छा, अलीसद पारा ने जब पहले K2 सर किया तो वो मतलब विंटर में नहीं किया था? नहीं, वो समर में किया होगा, मे बी मल्टीपल पीक्स हों, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हों। खैर वो फिर ये हो सकती है एक रीज़न। सो ट्रैकर इनका चल रहा था, 7000 कुछ मीटर तक चलता भी रहा है। आखिरी खबरें इनकी ट्विटर पे बहुत एक्टिवली आ रही थी और कैंप 3 या 4 तक तो अपडेट्स थी। फिर ट्रैकर बंद हो गया, शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी, तो उसके बाद कोई खबर नहीं थी, कोई मुसद्दका खबर नहीं थी। एंड जब हमें पता लगा कि ये समिट पुश और ये डायरेक्ट जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो वो एक एंजाइटी थी यहाँ बैठ के भी कि यार ये क्या कर रहे हैं। एंड आई गेस जब उनकी बॉडी मिली है बाद में, और साजिद सतपारा इनका बेटा है जिसको मिली है, तो दे वर ऑल 3 क्लाइंबर्स, जॉन स्नोरी ये और एक और पाब्लो के क्या नाम था उसका, वो भी इनको ज्वाइन कर गया था। दे वर ऑल फाउंड ऑन द माउंटेन ऑन द रोप एज ए ब्रेसिंग फॉर अ स्टॉर्म। मतलब तूफान था जिसमें वो फंस गए और निकल ही नहीं सके, वहीं जम गए रस्सी पे लटके। मतलब जब अलीसद पारा को देखा क्या तो वो जमे हुए थे, फ्रोजन थे। अरे वो K2 पता वैसे ही, मतलब अगर आप की और भी किसी वजह से अगर। और ये K2 पे टेम्परेचर कितना होगा उस टाइम? देखिए ये विंटर एक्सपेडिशन थी, विंटर पे कैंप 1 एंड अबव -30 वुड बी नॉर्मल सर्दी रात में, ठीक है। और ये तूफान में फंसे हुए थे तो इट कुड हैव गॉन टू -60 इवन, बिल्कुल हो सकता था। और उसमें तो चांस ही नहीं ना होता। मतलब मैं अभी नागा पर्वत गया हुआ था जून में, तो नागा पर्वत के कैंप 3 से मैं बच के आया। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं इसका क्या मतलब है कि आप बच के आए हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि चोटी सर हो जाए तो वो सर हो गई, अगर आप नीचे से घूम घाम के आ गए तो फिर आप बच के आ जाते हैं। अच्छा। तो कैंप 3 भी कुछ 7000 मीटर के लागे है। तो वहाँ पे मैं कैंप 2 से निकला हूँ कैंप 3 के लिए और मुझे कोई तकरीबन 14 घंटे लगे। हम नॉन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं और ये मेरा पहला कैंप 3 का अटैम्प्ट थी और मैं पहुंच गया। सारी रात में चलता रहा। अच्छा, मैंने अपने ना क्लाइंबिंग पार्टनर को मैसेज किया गारमिन पे कि मैं 200 मीटर शॉर्ट ऑफ कैंप 3 हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, पहुँच गया हूँ मैं। अब कैंप 3 पे ना स्लोप ऐसे है कि वहाँ पे जब हवा चलती है ना तो वो हवा सारी बर्फ़ साथ लेके ना उड़ा के उसकी किरचियाँ ला के आपके मुंह पे और आपकी आंखों पे मारती है।
वो प्रेशर भी ऐसा होगा कि मतलब वो 6,800 7,000 मीटर की एल्टीट्यूड है वहाँ। हवा सुबह के टाइम जब चलती है तो वो अभी ये सिर्फ बड़ी प्यारी प्यारी सी पोली पोली सी हवा चल रही है। तो ये हालात है कि मैं हर 10 कदम बाद हवा चली तो मैं यूं करके खड़ा हो गया, मतलब मैं चल ही नहीं सकता। मुझे गॉगल निकालनी पड़ेगी, बैग में से पहननी पड़ेगी, फिर मैं चलना शुरू करूँगा। फिर भी अगर मेरे मुंह में बर्फ़ आके लगेगी तो शायद मैं ना चल सकूँ। इट टुक मी मे बी 2.5 आवर्स टू कवर दोज 200 मीटर्स। लेकिन हालात इतने माड़े थे कि मुझे 2 घंटे इस काम में ही लग गए कि मैंने ये जाना है, ये सामने कैंप नज़र आ रहे मैंने जाना है, नहीं हो रहा। तो -60 में तूफ़ान में 8,000 मीटर पे क्या हालात होंगे, वो भी रॉब के साथ। मतलब लेट्स से हम ये कहते हैं कि वो सबमिट करके वापस आ रहे हैं। वी वुड लव टू थिंक कि दैट इज़ व्हाट हैपेंड। तो सबमिट करने के बाद आप कितने के थक गए होंगे कि आप लड़के लड़के सो गए और आप फिर उठे ही नहीं। वन ऑफ द स्वीटेस्ट वे टू डाई। एंड दुनिया मतलब एक डिलेमा है कि हाँ दुनिया आपको याद रखती है कि जब आप पार हो जाए। सो मैंने देखा यहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तान में इस कल्चर को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है ये, इसके इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें। 2 वजूहात हैं, हाँ एक्सपेंसिव तो है, बट ना हमारे पहाड़ ज़रा दूर हैं शहरों से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पास 5 चोटियाँ हैं 8,000 मीटर की, लेकिन दूर हैं। अब लोगों ने जाना शुरू किया हुंजा, अब लोग जाते हैं ज़्यादा स्करदू। पहले तो लोग जो है वो कहते थे हमने पहले तो आई थिंक रास्ते भी इतने करीब नहीं थे ना है। हाँ ये भी है, बट देन यस एक्सपेंसिव शॉक भी है। आप देखिए इसका जो $8,000 का क्लाइंबिंग बूट है वो $1,200 का है। जो आपका डाउन सूट है जो आप पहनते हैं फॉर एन $8,000 वो $1,000 से $2,000 के बीच में वो आता है। फिर बाकी चलें जो क्रैम्प ऑन आइस एक्सेस, ये आप ₹1,00,000 में ये सामान बाकी पूरा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ फिक्स रोप क्लाइंबिंग की। कमर्शियल पहाड़ है, आपने उस पर रोप लगा दी है, अब आप चढ़ने जा रहे हैं, आपने अपना ये बेसिक चीज़ें पूरी की। बट हाई पोर्टर आपको कोई 6 लाख रुपए का पड़ेगा अगर आपने केटू चढ़ने जाना है या आपने नंगा पर्वत चढ़ने जानी है। आपने अगर बेस कैम्प सर्विसेज जो हैं वो कम से कम 6-7 लाख रुपया है पाकिस्तानियों के लिए। मतलब अगर कोई गोरा आ रहा है ना तो उसको वो है मैं मुंह फाड़ के कहते हैं $20,000 ओनली। क्या $20,000 और लोग देते हैं। एवरेस्ट इसके मुकाबले में, ये तो मैं पाकिस्तान के पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, एवरेस्ट मिनिमम $40,000 स्टार्टिंग है। उसमें भी आपकी किट नहीं शामिल, आपकी यहाँ से वहाँ की फ़्लाइट नहीं शामिल, ये आपकी खटमंडू टू खटमंडू सर्विसेज है। मतलब मिनिमम 40,000, इट कैन गो अप टू $1,00,000 और लोग देते हैं। पहाड़ों में लाशें कभी चढ़े हो आप और देखा हो और एकदम से हैरान और आपका सामना पैरों के नीचे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़मीन निकल गई पहाड़ निकल गया हो। अच्छा लकीली ऑल्दो आई बीन टू एवरेस्ट, लेकिन मैं ना एवरेस्ट पे इस हाइट पे पहुंचा ना मैं नंगा पर्वत पे इस हाइट पे पहुंचा कि मुझे कोई लाश नज़र आई हो। जबकि एवरेस्ट पे तो निशानियां हैं इस तरह के, आपको कहते हैं कि जी अच्छा कहाँ पहुंचे थे जी, कैंप 4 से आगे। वो गाय विद द ग्रीन बूट्स के पास से मुड़ा था मैं। अब वो एक बंदा है जो पता नहीं 1980 की दिहाई का जो है वो लम्हा पे आया वो ग्रीन बूट ने, तो वो कहते यहाँ ग्रीन बूट वाले बंदे को मैं पहुँच गया था। मतलब निशानियाँ रखी हुई हैं। ब्रॉड पीक पे मेरी 2 अटैम्प्ट्स हैं, वहाँ पे भी एक ज़माने में काफ़ी नीचे कोई कैंप 2 के पास कोई बंदा जो है वो वैसे ऐसे करके बैठा हुआ था और वो फ्रीज़ हुआ था। तो बाय द टाइम मैं गया हूँ वो नहीं था, वो पता नहीं वो गया होना है कुछ और, कोई 5 सिगरेट पीन चला गया होना बेचारा। बट हैं मैंने नहीं देखे लकीली, या मतलब मैं बच गया हूँ या आई बीन। कोई ऐसा वाक़या लाइफ में नहीं है आपका कि मतलब कोई बंदा पड़ा हो, कोई मतलब वो कहते हैं वो पड़ा हो, क्या से कहते हैं हड्डियों का कोई ढांचा सा पड़ा हो? नहीं इतना बोरिंग आदमी भी नहीं हूँ कि ऐसा भी कोई बिल्कुल कोई वाक़या ना हुआ हो। केटू पे एक जगह है उसको कहते हैं केटू मेमोरियल, और वो बेस कैंप से कोई आधा घंटा की ना हाइक पे है केटू की, आप समझ लें वेस्ट रिज पे। वहाँ मेमोरियल बनाया हुआ है, वहाँ पे ना जो माउंटेनियर्स बेचारे लगे गए पहाड़ चढ़ते हुए उनके लिए उनकी यादगार बनाई हुई है। किसी के नाम प्लेट पे लिख के, और बाद में भी लोगों ने ला के वहाँ प्लेटें श्लेटें लगाई हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा भी हुआ है। ये साथ भाई वही एरिया तो नहीं, क्योंकि आपके साथ मेरा तो हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुआ है आपकी डॉक्यूमेंट्री एडिट की, वो जहाँ पे डिफरेंट नंबर प्लेट्स कलर लगाई थी, कोई थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, इनके प्लेट्स ही प्लेट्स लगी हुई हैं। बिल्कुल, वो मतलब तकरीबन कोई 300-400 लोगों की यादगार। अच्छा अब वहाँ पे ये प्लेटें तो लगी हुई और बड़ी बड़ी खूबसूरत भी हैं उनमें, और बड़ी बड़ी अच्छी यादगारें भी हैं। बट नीचे ना उसके स्टार्ट में ही एक माउंटेनियर का बूट भी पड़ा हुआ है। उस माउंटेनियर की प्लेट कोई नहीं लगी हुई,
उसके बूट और कुछ बकाया जाए तो उन्होंने रखे हुए हैं कि जी ये बचा था ए लबिया सानू। तो मैं शौका शौकी देखने आ गया हुआ तो पता लगा बूट के अंदर हड्डी मौजूद थी उसकी। बंदा कहता यार मतलब एकदम आप पे ना बड़ी वहशत तारी हो जाती वहाँ जाके, और आप कहते हो कि मतलब नू दफना ही देंदे कुछ कर। खैर अब केटू के आसपास कोई दफनाने वाली जगह भी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये यार ये क्या किया हुआ है। साथ में इन इलाकों में जैसे केटू के पास है इलाके, ये एक रिहायशी इलाके नहीं है, तो यहाँ पे अगर खुदा ना खासा कोई एमरजेंसी हो जाए किसी की कोई तबीयत वगैरह, तो कोई वहाँ पे सर्विसेज हमारी आर्मी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ें हैं ऐसी? माउंटेनियरिंग में ना अब एक बेसिक होती है कि आप रेस्क्यू इंश्योरेंस कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, रेस्क्यू इंश्योरेंस। रेस्क्यू इंश्योरेंस जो है कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ बेस कैंप की देती हैं, कुछ जो है एक ही है जो 7,000 मीटर की एल्टीट्यूड तक देती है। इसका नाम ही ग्लोबल रेस्क्यू है। जब मैं नेपाल गया एवरेस्ट चढ़ने के लिए 2017 में, तो ये लाजमी था कि आपने ये वाली इंश्योरेंस करा के आनी है। अब उनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं या उनके MOU साइन हुए होते हैं लोकल हेली सर्विसेज के साथ। नेपाल में तो बहुत हेलीज़ हैं, वहाँ तो जिस टूर ऑपरेटर के साथ हम बेस कैंप सर्विसेज ले रहे थे उसके अपने हेली थे। अच्छा। तो वो तो मसला ही नहीं था, वहाँ तो हेली टैक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान में बता सिर्फ अस्करी एविएशन है जो कि इसको कवर करता है। सो आप डायरेक्ट अस्करी एविएशन के साथ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर ये करवाई भी अपनी रेस्क्यू इंश्योरेंस तो वो हेली भिजवाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मौसम पता है कि जी आगे 6-7 दिन ख़राब है, हेली आ ही नहीं सकता, तो फिर वो आपके लिए कोई खच्चर भेज देते हैं, कोई घोड़ा भेज देते हैं। उससे भी अगर वो भी नहीं अरेंज होता तो फिर उस स्ट्रेचर पर डाल के पोटरों के साथ आपको भेज देते हैं, विच मे नॉट बी द बेस्ट वे, लेकिन है। बट गिवन कि आप बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, 6-7 दिन पैदल चल के तो आप वहाँ पहुँचे हैं, ऐसे तो वापस आते हुए भी 3 से 4 दिन तो लगेंगे। अच्छा साद भाई, डेथ जोन कोई एक एरिया है, वो क्या है मतलब, और किस टाइम पे उधर गुजर सकते हैं, क्या सीन है ये थोड़ा सा बताएं। डेथ जोन अच्छा सर, बड़ा एक खौफ सा तारी होता है नाम सुन के, नाम डेथ सुन के ही जोन। बड़ा। अच्छा सो इसको डेथ जोन इसलिए कहते हैं, ये 8,000 मीटर से ऊपर की सारी एल्टीट्यूड है और दुनिया में 14 पहाड़ हैं, तो फिर 14 दफ़ा आप डेथ जोन को चख सकते हैं मुख्तलिफ पहाड़ों पे। और इसको कहा इसलिए जाता है कि बियॉन्ड 8,000 चूँकि ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है मकदार उसकी हवा में कि बॉडी के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 8,000 मीटर से ऊपर आप कैंप ना करें या आप कम से कम टाइम गुजारें। अब लेट से आप एवरेस्ट चढ़े, आप कैंप 4 पहुंच गए जो कि है ही 8,000 मीटर पे, तो अब वहाँ पे यूजुअली जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं क्लाइंबर्स, वो ऑक्सीजन लगा के बैठे होते हैं टेंट में। उन्हें पता होता है कि अगर मैंने ना लगाई तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कि बॉडी डिके करना शुरू कर देगी। सो और देन अगेन कैंप 4 से समिट, और समिट से वापस आके फिर वो कैंप 4 सिर्फ बैठते हैं थोड़ी देर और फिर वो कैंप 3 के लिए निकल जाते हैं। जबकि आप कोई 24 घंटे से ज़्यादा का वो चक्कर है कि आपको 24 घंटे में कोई रेस्ट नहीं मिला, आप सोए नहीं हैं, आपने चोटी अटैम्प्ट की है, और असूलन तो कैंप 4 आके आप रेस्ट करेंगे। बट दे डोंट डू दैट, दे कम डाउन टू कैंप 3। क्यों? क्योंकि वो डेथ जोन है और वहाँ अगर आप जितनी देर रहेंगे, कहते हैं कि वो रात के टाइम नहीं उधर रुकना चाहिए, रात होने से पहले, मतलब अगर आफ्ताब सूरज गुरूब हो रहा है तो उसके बाद वहाँ से नहीं निकल जाना चाहिए, उससे पहले पहले निकल जाना चाहिए सूरज गुरूब होने से पहले। नहीं या ये सिर्फ मिथ्स बनी हुई है? नहीं, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। वेदर वुड मैटर। लेट्स से आप कैंप 3 से कैंप 4 जा रहे हैं और दिन मतलब का रात time मैटर नहीं करती कि मतलब नहीं। रात है या दिन है? नहीं, तूफान या मौसम मैटर करेगा, रात नहीं मैटर। रात में हाँ ठंड ज़्यादा होगी। सो या साथ ही आपने माउंट एवरेस्ट भी गए, केटू भी किया, तो इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक या खौफनाक, हैबतनाक आपको कौन सा लगा? अच्छा, फ्रैंकली एवरेस्ट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दैट सेंस कि आप कहते ना मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ। मैं केटू 2004 में देख चुका हुआ था। कराकोरम्स मैंने जनरली बहुत सारे देखे हुए थे। केटू ट्रैक 2004 में स्टिल वाज वेरी रॉ, इट इज़ स्टिल नाउ वेरी रॉ। आप जाते हैं, आपको बालतोरों पे लग पता जाता है। वो क्लाइंबर्स जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है, यूरोपियन क्लाइंबर्स, आप उनसे अगर कहना आओ ना मेरे पास बालतोरो चलें, केटू दिखाएं, कहते मैं पागल हूँ। मैं कहूँ क्यों, क्या हुआ? कहते बालतोरो पे कौन चलेगा? बालतोरो ग्लेशियर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग ग्लेशियर टू ट्रैक ऑन। मैं पिछले साल एक ग्रुप को लेके गया, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, यूके के थे।
और उन्होंने उनमें से 2-3 ने एवरेस्ट बेस कैंप भी किया हुआ था। अच्छा। वो K2 बेस कैंप गए, उनको मतलब वो परेशान हो गए कि यार ये हमारे साथ किया क्या है, हमने तो एवरेस्ट बेस कैंप किया हुआ है और एवरेस्ट बेस कैंप की एल्टीट्यूड ज़्यादा है K2 बेस कैंप से, 5300 पे है, ये 5100 पे है। लेकिन कहते हैं कि यार ये एक लेवल और है। नेक्स्ट लेवल की हाँ, चीज़ है। इसी तरह एवरेस्ट को जब मैंने बेस कैंप से देखा, अव्वल तो वो बेस कैंप से नज़र ही नहीं आता, थोड़ा सा पीछे होके काला पत्थर पे चढ़ के देखा, ठीक है, वो ऑ नहीं है उसमें, वो वाइब ही नहीं है उसमें, उस पहाड़ में। और बहुत चौड़ा पहाड़ है एवरेस्ट। एवरेस्ट के साथ लोटसे है एक और 8000 मीटर का पहाड़, फिर नपुट से है कोई 7800-900 टाइप, और वो ज़्यादा खूबसूरत है एवरेस्ट से। और बंदा कहता है हाँ पहाड़ तो ये है। तो K2 जो है ना वो स्टैंड अलोन है, और वो मतलब बिल्कुल K2 बिल्कुल स्ट्रेट है, कह सकते हैं उस मतलब पे, चौड़ा नहीं है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल। हाँ मतलब कॉम्पैक्ट है उस सेंस में, मतलब अदरवाइज उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर होगी, लेकिन कंपेयर टू एवरेस्ट हाँ इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज़ वेरी जैगेड, इट इज़ वेरी रगेड, इट्स लाइक अ पिरामिड। उस पे ऐसी स्लोप्स हैं पत्थर की, इतने शदीद एंगल पे हैं कि वहाँ बर्फ़ नहीं टिकती, 7000 मीटर पे बर्फ़ नहीं टिक रही, कि वो बहुत स्टीप है। अच्छा, कौन सा मौसम ज़्यादा बेहतर है K2 सर करने के लिए, विंटर या नहीं डेफिनेटली समर। विंटर तो मतलब वो लोग जाएंगे जो अली सतपारा के लेवल के थे, हम तो सोचते भी नहीं है। यानी कि उसके लिए नहीं, आपको ये पागल भी होता होना है ना कि उस पे जो बर्फ होती है या कुछ, तो वो मतलब थोड़ा सा वो हो जाती है समर में। नहीं देखिए, वहाँ बहुत ठंड होती है सर्दियों में। आप बेस कैंप में कुछ, ये शायद अली सतपारा वाली एक्सपीडिशन से पहले 2019 में शायद एक एक्सपीडिशन गई थी, तो उन्होंने बेस कैंप पे, जबकि बेस कैंप पे बड़े अच्छे टेंट उनको दिए जाते हैं, डबल लेयर्स होती हैं, अंदर हीटर लगे होते हैं, इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंड कि उन्होंने बाकायदा इग्लू बनाए और उसके अंदर टेंट लगाए। उसके अलावा उनका गुजारा नहीं था बेस कैंप पे। तो पहाड़ चढ़ना तो बाद की बात है। मैं सर्दियों में शमशाल गया हूँ 6000 मीटर की एक चोटी सर करने के लिए। मैं जब आखिरी रिज पे निकला हूँ, मुझे समिट नज़र आ रही है, 300 मीटर रह गई थी, इतनी तेज़ हवा चली, अभी ये 6000 मीटर भी नहीं है, इतनी तेज़ हवा चली कि मेरे फ्रॉस्टबाइट शुरू हो गई। मैं मुड़ गया, और जहाँ से मैं मुड़ा वहाँ मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था, इन द सेंस कि मेरा एक पैर का अंगूठा काला हो गया, मेरा नाखून उतरा, 9-10 महीने लगे उसको ठीक होने में। रिसेंटली आपकी वीडियो पे भी मैंने देखा है। हाँ सो ये, हाँ ये 2 साल नहीं हुए इस बात को, मतलब विंटर कोई मजाक नहीं है। यानी कि जितना लोग समझते हैं अच्छा, ना इसको इजी है। साथ भाई फीमेल्स भी काफ़ी पाकिस्तानी हाँ, करती हैं, हाँ। तो वो मतलब कोई है पाकिस्तानी फीमेल ऐसी जो मतलब K2 तक गई हो, या मतलब जो आगे जाना चाह रही हो? अब तो काफ़ी हैं। अब देखें नाला क्या नहीं है, शी इज़ डन 5-6 कम से कम 8000 मीटर की चोटियाँ वो कर चुकी हैं, K2 कर चुकी हैं। अच्छा, कर चुकी हैं। सबसे पहले फिर समीना बेग थी जिसने एवरेस्ट भी कर ली, K2 भी कर ली, नंगा पर्वत भी चढ़ ली। अच्छा, इनमें एक खातून ऐसी भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिनके जो मैरिड है, इनके 2 बच्चे भी हैं आई थिंक सो, वो मैं से नाइला हैं आई थिंक सो, या नाइला के भी 2 बच्चे हैं, फिर अनम उज़ैर है, तो वो उनके बड़ी, भी 2 बच्चे हैं। मैं बड़ी अप्रिशिएट, हाँ नहीं, बड़ी ये बात बड़ी है यार हिम्मत ये। है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब एवरेस्ट गया तो वो तकरीबन 2 महीने का था गया, और मैंने क्लाइंबिंग प्रॉपर शुरू की अपनी शादी के बाद। अब मेरे 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि आप सब कुछ कर लेते हैं, आप को जो है, आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, बेगम से जाकर मुलाकात हो ही जाएगी, बच्चे बहुत याद आते हैं आपको, और ये बड़ी हिम्मत है इन लोगों। अच्छा, साथ एक खौफ भी होता होगा कि आप, मैं जा तो रहा हूँ, पता नहीं वापस आता हूँ कि नहीं आता। होता है, एक टाइम ऐसा आता है माउंटेनियरिंग में खासकर ना, आप में एक बड़ी कामनेस आ जाती है। हाँ। मैं ये बात करता हूँ कि पहाड़ों पे शायद मेरा मरने का चांस कम है, लाहौर की ट्रैफिक में ज़्यादा है। मुझे यहाँ बहुत गुस्सा चढ़ता है गाड़ी चलाते हुए, मेरा खून खौलता है। अच्छा, जो रोड रेज मुझे यहाँ होता है ना, पहाड़ों पे आप नेचर में हैं, मुश्किल टाइम भी आएगा, एवलांच भी आएगी, पत्थर भी गिरेंगे, स्टूपिड हरकतें भी हो रही होंगी, बट आपके इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि मैं ही हूँ यहाँ, इतना बड़ा पहाड़ है, मेरी वैसे ही कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ, और जो मैं काम करने आया हूँ मेरे से बहुत बड़ा है। तो आप में इतना बड़ी अजीब सी कामनेस आ जाती है, और आप उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं जाएंगे। इतना मतलब वो मज़ेदार टाइम होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, यू बिकम कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, विद द मोस्ट अनकंफर्टेबल स्टफ दैट इज़ हैपनिंग। तो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं यहाँ भी आगे ट्रांसलेट होता है कि आप शहर में भी बड़े काम ओवरऑल होते हैं,
लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाएंगे, आप बड़े सुकून से उसको हैंडल कर रहे होंगे। आई गेस दिस इज़ व्हाट कम्स विद द माउंटेन्स। जैसे आदमी माउंटेनर तो सफ़र भी करता है और सफ़र भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही। फैमिली के साथ कितना सफ़र करती है, क्योंकि नॉर्मली देखा है हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशन में जो वाइफ्स हैं ज़्यादा इनके गैप आ जाए या दूर जाना तो वो काफ़ी एक फैमिली डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब हो होती जाती है। है। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करें? आई गेस आई बीन वेरी लकी। और साथ फिर आपको ना बड़े शुरू से एक हमारी ट्रेनिंग की टर्म होती है एक्सपेक्टेशन सेटिंग, कि आप अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सेट करते हो कि जी क्या होने वाला है। लेट से आप एक ग्रुप लेके जा रहे हो K2 बेस कैंप, तो आप उन्हें बताओगे जी ये अस्कोले आ गया, ये आखिरी गांव है, इसके बाद अब जो है ना आउट इन दी ओपन है हर चीज़। तो अगर आप तंग नहीं होगे तो इसका मतलब है कि मैंने आपको एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं कराया। अब आपके ग्रुप का ना एक्सपेक्टेशन सेटिंग ठीक हो गई है, अब वो कंप्लेन नहीं करेंगे। इसी तरह शादी के शुरू में ही, बल्कि शादी से पहले मेरे ससुर मेरी बेगम को डराते होते थे कि ये तो वॉक करने जाता है तो 2-3 चोटियाँ करके आ जाता है तो तुम ध्यान कर लेना। तो उसको मैंने फिर बताया कि भाई ये मेरा शौक़ है, ये मैं करता हूँ, मैंने जाना होता है। और साल में एक आधी दफ़ा, तब एक्सपेक्टेशन ये थी कि अच्छा ठीक है हफ्ता 2 हफ्ते टाइप। तब मैं कोई ऐसा माउंटेनियर नहीं था कि मैं कहूँ कि जी मैं गया हूँ तो जी महीना वापस ही नहीं आऊँगा। एवरेस्ट के मामले में आई वाज वेरी लकी। स्पांतिक मैंने शादी के बाद की, स्पांतिक भी वाज अ पाक चाइना फ्रेंडशिप एक्सपेडिशन, स्टेट लेवल की एक्सपेडिशन हो रही थी, मतलब फॉर अ मंथ आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो दिस वाज टोटली स्पॉन्सर्ड। तो वो ये मौका या यूँ कह लें ये जैक कम लोगों का लगता है, तो वो लग गया। तो फिर बेगम ने तो बिल्कुल उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। मेरे उस टाइम 2 बच्चे थे जब मैं स्पांतिक करके आया, तो बेटा बहुत छोटा था, तो वो बेचारा बहुत उदास था जब मैं वापस आया हूँ। तो फिर थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ को जो है रिकवर करने के लिए। तो आप दिल का एक हिस्सा छोड़ के गए होते हैं घर में। और वो ऊपर से वो एरियाज भी ऐसे हैं वहाँ पे ना कोई कॉल ना कोई वीडियो कॉल, ऐसा कोई सीन। अब कुछ बेहतर हो गया, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था होता। साथ भाई माशाल्लाह बाल आपने बड़े अच्छे रखे हुए हैं। लोग ठीक है, और कभी पहाड़ों में जाते हुए इस तरह के बाल रखे हैं, वो गाना नहीं है तुम चले आओ पहाड़ों की कसम? कोई याद आता हो पहाड़ों में कोई? नहीं, ये बाल मैंने जो है ना उससे फवाद खान से इम्प्रेस होकर रखे हैं। लेजेंड्स ऑफ मौला जट देखी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार इधर से ऐसे और इधर से यूं गिर रहे हो। अभी भी थोड़ी सी लेंथ रह गई वो वाली। वो पहाड़ों में यस गाने गाते हैं, मुझे गाने का बड़ा शौक है। और मैंने आमतौर पर, लेकिन वहाँ जाकर ना उदास गाने पसंद आते हैं। अब बड़े रिसेंटली 2-3 छोड़ गया मेरा सजन। नहीं वो वाले उदास नहीं, उदास बड़े सही उदास अच्छा वाले। हमें ना साथ भी आप, क्योंकि मैंने तो आपके साथ पूरी डॉक्यूमेंट्री हाँ, देखी है। हाँ। हमें लगता है कि यार ये बड़ा खतरनाक काम है और पता नहीं कैसे सरवाइव करते होंगे ये लोग, बड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ हाँ। पे। वो बकायदा गैदरिंग्स होती है, बिल्कुल बॉनफायर ऐसे। चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, डांसेस हो रहे हैं, सारे ऊपर से फिर आ रहे हैं, याद कित्थों आनी फॉरेनर्स साथ भी साथ अटैच Foreigners होते हैं, वो आते हैं, पूरा एक हाँ। बड़ा वाइब बनी होती है। उनको तो मौका चाहिए होता है डांस करने का। हाँ। तो वो कोई एक पोटर छुगली आ जाएगा, बैठ जाएगा, वो ड्रम लेकर ठका ठक बजाना शुरू कर देगा, बल्ती में गाना गाना शुरू कर देगा, कक समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है, लेकिन खाली बीट एंजॉय हो रही है। ओहो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में हम्म और K2 है पाकिस्तान में। हम्म तो जो फॉरेनर्स आते हैं हम्म उनसे इंटरेक्शन होता होगा आपका, हाँ। तो वो पाकिस्तान को क्या क्या इमेज देखते हैं पाकिस्तान का और नेपाल का? सो जस्ट लाइक माय ऑब्जर्वेशन वो यही कहता है कि पाकिस्तान में रॉ ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। नेपाल में ना जब मैं गया, जब एवरेस्ट करने भी गया, तो हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड थी। शुरू में तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये ट्रैक कब शुरू होगा, जबकि पता लगा 1.5 दिन हो गया शुरू हो गया हुआ अच्छा। बिल्कुल ही पक्का रास्ता जा रहा था, गांव में से चल के जा रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, पाकिस्तान में तो आबादी खत्म होती है उसके बाद तो कहाँ ही नजर आते हैं हाँ, कहाँ ही नजर आते हैं। तो वो भी पहाड़ी कहाँ, बिल्कुल कहाँ वाली बात। अच्छा। तो खैर विच इज़ गुड एंड बैड इन अ सेंस के K2 ट्रैक पे जाते हुए, क्योंकि मेन पहाड़ हमारे K2 के इर्द गिर्द ही हैं, फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। एक बेस कैंप या सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो टूर ऑपरेटर है, वो आपको वो दे देगा जितना भी आपको लेवल ऑफ सर्विसेज वो दे सकता है। वो हॉट शावर भी पहुंचा देगा वहाँ, लेकिन वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, ग्लेशियर पे हो भी नहीं सकती। लेकिन नेपाल में भी जब आप बेस कैंप पहुँचते हैं वहाँ भी ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका इंतज़ाम बहुत बेहतर किया हुआ उससे जो कि हम करते हैं। तो वहाँ पे कंफर्ट लेवल बहुत बेहतर है। अच्छा से आपकी बात से एक बात ये थी, वॉशरूम किस तरह कर देना? हाँ हाँ पॉइंट है यार। सो यस, अस्कोले के बाद, अस्कोले आखिरी गांव है, स्कर्दू से आप निकलते हैं कोई 7-8 घंटे में आप अस्कोले पहुंचते हैं। वहाँ पे इंडियन टॉयलेट टाइप बने हुए हैं, तो जो बिल्कुल ही बर्गर बच्चे हों वो तो बेचारे वहीं से परेशान हो जाते हैं। अच्छा। कहते हैं कहाँ आ गए।
अच्छा, उसके बाद फिर एक इदारा है माउंटेन ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन MGPO। इन्होंने कुछ सन 2000 में मेरा ख्याल है या उसके आसपास जो है ना फाइबर ग्लास के टॉयलेट्स बनाए थे कैंप साइट्स पे। मतलब केटू जाते हुए आपको 5-6 दिन लगते हैं, तो उन्होंने कैंप साइट्स पे फाइबर ग्लास के टॉयलेट खड़े कर दिए, उनके नीचे सेप्टिक टैंक बना दिए, पानी के कनेक्शन दे दिए जो सीज़न में चलते थे। अब वो बंद तो गए, वो तब के बने हुए हैं, ठीक है, हाँ 20-25 साल होने वाले हैं उन चीज़ों को। तो उनकी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है, कुछ टूट फूट गए हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये भी लिमिटेड हैं बालतोरो से पहले बालतोरो के बाद एक उर्दू का से कैंप साइट आती है जहाँ पे फिर कुछ मिट्टी शिट्टी है, तो उस पर फिर उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल कोई मेंटेनेंस उनकी भी कोई नहीं है, मतलब टूट फूट गए हुए हैं। ये मेरी बात आप समझे नहीं, मतलब पहाड़ चढ़ रहे हैं, हाँ अच्छा, वो वाला रस्सी पाई है ते हवा तेज चली ते वॉशरूम आ गया। तुसी लता क्यों बंद की थी पहले, तो मैंने आज फील किया मैंने सके क्या फीलिंग होगी। अच्छा, ये हुआ था पिछले साल अच्छा। नागा पर्वत पे ना, मैं गया तो मेरा पेट अपसेट हो गया। अच्छा, वो बिल्कुल आई पोजीशन सी, कोई बैठन दी जगह नहीं, कोई लमकन दी जगह भी नहीं। तो अब बिल्कुल स्लोप के बीच में जा रहा हूँ, और ऊपर से मुझे ये भी पता है कि नीचे बेस कैंप में ना वो दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं। और छोटी मोटी दूरबीन भी नहीं, बकायदा टेलीस्कोप लगाई हुई, अच्छा। लगाई भी मेरे ऊपर है कि जी ये किधर जा रहा है जी ये। तो अब मैं कहूँ यार अब मैं क्या करूँ, पेट तो बिल्कुल ही गड़बड़ हुआ हुआ। फिर इवेंचुअली जो है ना मैंने कहा जी अब तो कोई परवाह नहीं है, देखें क्या हो सकता है। तो एक जगह थी जहाँ 2-3 रस्सियों की वजह से ना एक अच्छा एंकर बना हुआ था। अच्छा, पत्थर के नीचे थोड़ा सा सुराख था, आइसेक्स निकाली, उसको थोड़ा खोदा, थोड़ा फ्लैट किया, इतना का कर लिया कि अगर मैं बैठूं तो मैं लुढ़क ना जाऊं। हाँ, तो वहाँ बैठे हैं, सुकून से फारग हुए हैं। बर्फ़ शरफ बहुत बथेरी थी, कोई इशू नहीं था, मेरे पास टॉयलेट रोल भी था। और अब एक टाइम आता है कि आपका कंफर्ट लेवल जो है ना वो कमाल हो जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आई ग्रो अप इन इस्लामाबाद, मेरा बचपन सारा इस्लामाबाद में गुजरा। जबरदस्त। मैं इंतहाई बर्गर बच्चा था इस मामले में। मैं पहली दफ़ा केटू बेस कैंप ट्रैक पे गया तो मुझे 2 दिन तो मैं रोक के ही बैठा रहा ना, ओह, तो वो बड़ा बुरा हाल हुआ था। फिर मैंने फैसला किया नहीं, अब जब मैंने यहाँ लाहौर में जगह ली तो मैंने अपने वॉशरूम में इंडियन सीट लगाई हुई, ताकि मैं सारा साल रनिंग में रहूँ। बहुत शुक्रिया साद भाई, सर। बहुत शुक्रिया। ये हमारे व्यूअर्स ने भी काफी देर से रोक के रखा हुआ है, तो इसलिए काफी लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत मुझे भी मजे का बहुत पॉडकास्ट मजा था। नहीं, बात तो हमारे लिए तो आज काफी डिफरेंट था, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के पॉडकास्ट हमने नहीं किए। एक और काफी ये information चीजें थी, ना काफी normally- information थी। ये चीजें नॉर्मली हम देखते हैं टीवी पे, देख लिया लोगों को, वैसे तो पहाड़ बहुत प्यारे लगते हैं कि यार हाँ। पहाड़ों में जाना है, एंजॉय करना है ये वो, लेकिन एक्चुअल में पहाड़ जितने खूबसूरत है उतने खौफनाक भी हैं। बिल्कुल है। तो भाई यही सारा कुछ है, देखें। और सर जाते थे हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम दे जाएं, हाँ जी, पैगाम बड़ा ज़रूरी है। अब हम चूँकि कोई वादा भी करते हैं कि केटू से टू पे लेके जाएंगे आप। बिल्कुल लेके जाया जा सकता है। सो पैगाम ये है कि अब बहुत सारे लोग जाते हैं हुंजा, स्कर्दू, बहुत सारे लोगों को रुझान हुआ है, हत्ता के मतलब नारान से आगे निकल के बाबू सर की तरफ भी जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी डूइंग। गंद ना फैलाएं, प्लीज़ गंद ना फैलाएं। हुंजा के लोग भी तंग आ जाते हैं कि यार आप लोग क्या करते हैं यहाँ आके, मतलब वेरी एक्सेसिबल हो गया है। लुलू सर झील है, या आप यहाँ से निकलते हैं नारान जो है उसका तो बेड़ा गर्क हो ही गया है। सो हमने इन जगहों को प्रिजर्व करना है अगली जनरेशन्स के लिए। मतलब आपके बाद कोई और बंदा आए, वो आके झील देखे तो वहाँ उसको शॉपर और रैपर और चिप्स के पैकेट ना नज़र आए, उसको झील नज़र आए। सो बड़ा बेसिक सा ये पैगाम है। मेरे एक उस्ताद थे एडवेंचर के, जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि व्हेन यू गो समवेयर टेक ओनली फोटोग्राफ्स एंड लीव ओनली फुटस्टेप्स। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साद भाई। बहुत शुक्रिया आपका आने का। ले भाई बिलाल साहब, फिर आज आपके हैं। सर करें, आप करें। नहीं जाते चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर टच कर दें। अल्लाह हाफिज़।